हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक द ऑल एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में दरोगा के 1799 पदों पर फिलहाल में भर्ती आई है और उसके पीटी परीक्षा के लिए यहाँ पे देखेंगे कि रुक्मणी के द्वारा 30 प्रैक्टिस सेट का जो पहला वॉल्यूम है यहाँ पे जारी किया गया है। और आज हम इस सेशन में टोटल जो 30 प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है उसके 18वें प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इससे पहले के जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेटफॉर्म नाम का जो एक प्लेलिस्ट बना के रखा है हमने, उसमें आपको बाकी के सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगर बात कर लें श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है, अगर इसकी स्थापना कब हुई थी देखें तो 1919 में ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोल्जरिंग विद डिग्रिटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है। तो यह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर लिखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसका मुख्य परिसर जो है वह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्य परिसर यह अहमदाबाद में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा तो यह 16 महाजनपद थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन महाजनपदों की बात कहाँ वर्णन मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवत सूत्र में 16 जनपद होने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा 16 महाजनपदों में अस्मक जो था यह एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल जो था इसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बाकी जो शेष महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है तो इसमें आप देखिएगा विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गेहूं जो है यह खरीफ की फसल नहीं है। बाकी सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये सभी क्या है, खरीफ की फसल है। अगर आपको याद करना हो खरीफ की फसल कौन सी है तो देख लीजिए, चावल एक तरह से नॉर्मली आप याद कर लीजिए, चावल 3 अक्षर का है और खरीफ भी 3 अक्षर का है। तो चावल से खरीफ याद रखते हैं। और आखिर गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं जो है यह रवि फसल है। तो गेहूं 2 अक्षर का हो गया और रवि भी है वो 2 अक्षर का हो गया। तो गेहूं और रवि यानी गेहूं कौन सी फसल है, तो रवि फसल है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें गेहूं जो है यह रवि फसल नहीं है, बल्कि गेहूं जो है यह खरीफ फसल नहीं है बल्कि रवि फसल है। रवि फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल से मई महीने के बीच में ये काट ली जाती है। रवि फसल में देखिएगा तो मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि की खेती की जाती है। और खरीफ फसल यह जून से जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में ये काट ली जाती है। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, उड़द के बाद मूंग है, लोबिया आदि यह किसके अंतर्गत आते हैं। तो यह सभी आप देखेंगे कि यह खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसके अलावा यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है जो मुंबई के उत्तर में नवी मुंबई में आधुनिक प्रौद्योगिकी से विकसित किया गया है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। इसके अलावा देखेंगे तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह का क्या नाम है, तो चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। और भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला पोर्ट कोचीन पोर्ट है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था।
तो उसकी मेन घटना क्या था? चौरी चौरा घटना था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस एवं खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी यानी टोटल 22 पुलिसकर्मियों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। बढ़ती हिंसक गतिविधि को देखते हुए गांधी जी ने बारदोली में बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इस प्रकार से देखेंगे कि 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? किस रेलवे स्टेशन से? तो यह अयोध्या रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 अपवर्तनांक दिया गया है। कितना? 4/3 दिया गया है। तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई निकालनी है और तालाब की गहराई, स्वच्छ जल में तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत हो रही है, ठीक है। और क्या निकालना है? वास्तविक गहराई निकालना है। देखिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, यानी म्यू बराबर जो होता है वो r/a होता है। r/a, r का मतलब यहाँ पे है वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ, और आभासी गहराई। ए का मतलब है आभासी गहराई। तो म्यू का यहाँ पे वैल्यू दिया है 4/3, इसको इक्वल कर लेंगे। आप देखेंगे वास्तविक गहराई हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और आभासी गहराई दिया हुआ है 18 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको 24 मीटर यानी वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी? 24 मीटर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होगी? तो हवा की सबसे अधिक संपीड्यता होगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गैसों की संपीड्यता सर्वाधिक होती है क्योंकि गैसों का घनत्व न्यूनतम होता है और प्रवाह अधिकतम होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हवा की जो संपीड्यता होती है सबसे अधिक होती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन सा होगा? तो दिए गए प्रश्न में विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाले बिंदु पर क्या होगा? अधिकतम रैखिक वेग लगेगा, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है तो क्या कहलाती है? तो यह पूर्णतः अप्रत्यास्था टक्कर कहलाएगी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण हो जाएगा कि यह वायु द्वारा आरोपित श्यान बल के कारण गिरती हुई वर्षा की बूंद सीमित वेग को प्राप्त करती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद का जो गोलाकार रूप होता है वह उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया है? तो इस बैंक का नाम बताना है। इस बैंक का नाम है यूनियन बैंक। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम, ये देखिएगा पूछा क्या किस बैंक? तो यूनियन बैंक में किया गया है। एक बार इन चीज़ों को फिर से आप सुन लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूनियन बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया है। कौन? नारी शक्ति। तो ये जो शाखाएं हैं कहाँ कहाँ पे हैं? तो बेंगलुरु में है, चेन्नई में, विशाखापट्टनम और जयपुर में। कुल मिला के 4 जगह इनकी शाखाएं हैं। कहाँ पे? बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर। इन शाखाओं का उद्देश्य महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और खासकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को समर्थन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि टाइफून नेमी का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो टाइफून नेमी का नाम दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो एक और चक्रवात आया था विपरजॉय। यह भारत में मुख्य रूप से आप देखेंगे यह विपरजॉय ने महाराष्ट्र और गुजरात को टच किया था, यहाँ पे नुकसान भी पहुंचाया था इसने। और इसका नामकरण किसने किया था? तो विपरजॉय का जो नामकरण है वह बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं
जुलाई 2024 से निर्माणाधीन सिकुन ला सुरंग से किसे जोड़ा जा रहा है? तो निर्माणाधीन सिकुन ला सुरंग से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ा जा रहा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी को लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डैश किसने रचा है? किसके द्वारा यह गीत लिखा गया था? तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तैहे कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसकी रचना नरसिंह मेहता ने की है। नरसिंह मेहता अर्थात विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम विभूति थे। गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता का वही स्थान है जो हिंदी में सूरदास का है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चैमियर इनका नाम है। यह पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आप इन्हें एडवर्ड चैमियर करके भी याद कर सकते हैं। सर एडवर्ड मेनार्ड चैमियर, सर एडवर्ड मेनार्ड चैमियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। श्री पंडित लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। श्री पंडित लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा श्रीमती इंदु प्रभा सिंह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। श्रीमती इंदु प्रभा सिंह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो विकल्प ये जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी थी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम मतलब क्या? घटते क्रम में। और घटते क्रम में क्या हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा होगा वो पहले आएगा और जो उससे कम होगा वो बाद में आएगा। तो इसमें देखिएगा तो जो विकल्प ई का क्रम है वह सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पटना का जो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी सी जनसंख्या कम पूर्वी चंपारण की है, इससे थोड़ी जनसंख्या कम मुजफ्फरपुर की और इससे थोड़ी सी जनसंख्या कम मधुबनी की है। तो विकल्प ए का जो क्रम है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों की जनसंख्या का सही क्रम दिखाता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? क्या पूछा जा रहा है? संविधान में पंचायती राज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पंचायती राज क्या हो जाएगा? विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कौन सा संविधान संशोधन है? 73rd संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? तो 1992 में, 1992 में हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायतों के लिए कितना विषय दिया गया है? 29 विषयों की सूची इसमें जोड़ी गई है। तो विकल्प जो डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो दिए गए प्रश्नों में आर्थिक एवं सामाजिक जो योजना है, दिए गए विकल्पों में आर्थिक एवं सामाजिक योजना जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत के यानी संविधान में देखिएगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भले भारत में राज्यों का अस्तित्व रहे ना रहे, लेकिन भारत रहेगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है
किसके द्वारा? भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग दो में आर्टिकल देखिएगा तो 5 से 11 तक संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11 इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता अर्जन हेतु 5 शर्तें हैं। कौन कौन सी? अगर आप जन्म से भारतीय हैं तब आपको, अगर आपका जन्म भारत में हुआ तब, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा तथा कोई क्षेत्र सम्मिलित होने पे आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय बैंक में धन जमा करता है तो उसे भारत की नागरिकता उससे नहीं मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में कौन सा अपचायक पदार्थ है? तो दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे जो सल्फर है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सल्फर जो है यह अपचायक पदार्थ है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वह कार्य फलन कहलाती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी परिक्रमा करते हुए उपग्रह से एक छोटा सा भाग पृथक होता है तब इस भाग का क्या होगा? तब यह भाग जो है अपने उस उपग्रह के साथ रोटेट करता रहेगा, तब यह भाग उपग्रह की भांति ही समान कक्षा में घूमता रहेगा और उपग्रह संतुलित बल की अवस्था में रहता है, जिसके कारण इसका टुकड़ा भी संतुलित बल की अवस्था में रहता है। इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपग्रह का देखिएगा तो उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वह 7.92 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 7.92 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। चांद क्या है? चांद पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन अन्य प्रकार के कृत्रिम उपग्रह हम अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है, जबकि ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमण काल 100 मिनट का होता है। ये 24 आवर्स है और ये 100 मिनट है। तो विकल्प सी जो था इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिकों का IUPAC यानी यूपेक पद्धति में नाम क्या है? तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH ब्रैकेट CH3 ब्रैकेट क्लोज 2 है। तो इसका आपको पूछा जा रहा है IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम 3 मिथिल 1 ब्यूटीन होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आभूषण का धूमिल होना किसका एक उदाहरण है? तो आभूषण का धूमिल होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा देखिएगा अगर चांदी धूमिल होता है तो यह संक्षारण के कारण होता है। चांदी का धूमिल होना संक्षारण का कारण है। पीतल, लोहा, मैग्नीशियम, अन्य संबंधित धातुओं का धूमिल होना जंग की एक पतली फिल्म का इस पर चढ़ना होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। PM दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय PM दक्ष योजना के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2024 को परम रुद्र कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था में किया गया? तो सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम व जलवायु रिसर्च के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। इन तीनों सुपर कंप्यूटरों को दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 तक निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कोंकणी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को क्रमशः मराठी, पाली, संस्कृत माफ कीजिएगा 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषा क्रमशः मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। 3 अक्टूबर 2024 को 5 दिया गया है। इससे पहले 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है। उन 6 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, यह पहले की 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। और अभी फिलहाल में अक्टूबर 2024 में अन्य 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया, जिससे कि कुल मिलाकर भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो चलिए इन 11 भाषाओं को एक बार फिर से सुन लेते हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, तमिल, संस्कृत,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया यह भारत की 11 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कोंकणी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2025 में देखिएगा तो 2025 में जो बिहार दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार वर्ष 2025 में मनाए गए बिहार दिवस की थीम थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किस देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो डुरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसे महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट करवाया? तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करवाया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था? किस मैदान में युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हल्दी घाटी के मैदान में राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए महाराणा प्रताप सिंह के साथ युद्ध किया था। इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो 18 जून कब हुआ था यह युद्ध? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था? तो वह फारस का शासक था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। नादिर शाह कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन सहित करोड़ों की संपत्ति लूट कर ले गया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? तो यह निर्वाचित हुए थे 1887 में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में 1887 में निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता अगर देखिएगा तो एक हिंदू के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 1885 में। इसके अलावा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में और इसका अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। इसके अलावा कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन वर्ष 1887 में हुआ और यह मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन वर्ष 1888 में इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे जो एक ईसाई थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक हिंदू ने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? एक पारसी ने की। तीसरी अध्यक्षता 1887 में हुई, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एक मुस्लिम ने की थी और चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता एक ईसाई ने की जिनका नाम था जॉर्ज यूले। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस के का जो अधिवेशन था 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनटू द लास्ट से इन्होंने जो सर्वोदय की मान्यताएं थी वह अनटू द लास्ट पुस्तक से इन्होंने ग्रहण की थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन थे? तो जॉन रस्किन अनटू द लास्ट के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्था और इनके संस्थापक हैं। युगांतर सभा की स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन है? तो युगांतर के संस्थापक बद्रीनाथ घोष हैं। तो ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नौजवान सभा इसके जो संस्थापक हैं इसके कौन? भगत सिंह हैं। भारतीय सुधार समिति के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। और दलित उदार सभा के संस्थापक कौन है? स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संक्रमण धातुएं किस कारण प्रायः अचुंबकीय होती हैं? तो संक्रमण धातुएं प्रायः यह कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण
अनुचुंबकीय होती हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वह संक्रमण धातु कहा जाता है इनको। यह तत्व वर्ग 3 से 12 तक पाए जाते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन जो है यह सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रुधिर संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सी सुमेलित नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है यह सुमेलित नहीं है। ओ जो ब्लड ग्रुप ओ होता है किसी को नहीं दे सकता, यह गलत है। रुधिर संचरण लेन देन में ओ जो है सुमेलित नहीं है। रक्त वर्ग ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक, सब किसी को अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए यह मिलान जो है वो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों की त्वचा का रंग नीला हो जाता है, इसमें रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होता है तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्पपराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है। उस प्रक्रिया का नाम परासरण है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 38वां राष्ट्रीय खेल जो है अर्थात राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 121 पदक के साथ सर्विसेज जो है वो शीर्ष पे रहा है। इस राष्ट्रीय खेल में सर्विसेज तो शीर्ष पे रहा ही, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे हैं। राष्ट्रीय खेल 2025 में अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार ने 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 6, 6, 12 मतलब कि बिहार ने 12 पदक जीतकर 29वां स्थान हासिल किया। बिहार किस स्थान पे था? इसमें 29वें स्थान पे। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक था। अगर बात करें कि यह 1 स्वर्ण पदक किसने जीता है, खुशबू, पायल प्रीति और निखत की जोड़ी वुमेन्स ट्रिपल लॉन बाउल्स स्पर्धा में इन्होंने पश्चिम बंगाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है? तो किसके साथ में शुरुआत किया गया है? IIT दिल्ली के साथ में शुरुआत किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति का यह विधायी अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश सत्र न चल रहा हो तो लाया जा सकता है। अध्यादेश की वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा पारित कानून की शक्ति होती है। अगर सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को संसद मंजूरी देती है तो वह अस्थायी कानून बन जाएगा। अगर नहीं देती है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त माना जाता है। तो आप देखेंगे कि सेंटर में यानी केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वहीं पर राज्यपाल को 213 के अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए जो है वह सही नहीं है। सांविधिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, यह गलत है। संविधान संशोधन विधेयक जो है यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। और धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर किस कारण चलती है? तो कॉर्नवालिस बल के कारण चलती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस बल और फेरल के नियम के कारण देखिएगा तो व्यापारिक पौने जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती हैं या मुड़ जाती हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिडेनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? तो हिडेनबर्ग रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिएगा, अगर बात करें 38वीं समानांतर रेखा की, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह सूची को मिलान करना है।
सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। ए का देख सकते हैं, ए का हो जाएगा 4। चलिए कुछ अलग तरीके से इसको मैच कराते हैं। ए का हो जाएगा 4। उसके बाद सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। बी का हो जाएगा 2। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। और भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। इस प्रकार से इसमें देखिएगा तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है कहाँ पर? सीढ़ीदार खेती अधिक होती है कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सीढ़ीदार खेती अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। जहाँ भूमि का ढाल अधिक तीव्र हो वहाँ सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेती करने से मिट्टी का अपरदन और वर्षा के पानी को बहने से रोकने में सहायता मिलती है। इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को फिर से ये मिलान करने वाला है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे कुछ मतलब कृषि संबंधित चीज़ें दी गई हैं और उन्हीं में किससे रिलेटेड खेती की जाती है या कौन से व्यवसाय किया जाता है। यहाँ पे दिखा, अगर दूसरे सूची में दिया गया है तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुपालन से संबंधित है। एपीकल्चर, उसके बाद पीसीकल्चर, तो पीसीकल्चर आप देखेंगे यह मछली पालन से नहीं। एपीकल्चर, एक मिनट, एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है? यह एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। ए का 1 हो जाएगा। पीसीकल्चर मछली पालन है। स्पर्मेलॉजी क्या है? स्पर्मेलॉजी बीजों का अंकुरण संबंधित अध्ययन है। तो सी का हो जाएगा क्या? सी का 3 हो जाएगा। और पेडोलॉजी में मृदा संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकप्रिय हिंदी कविता का पुस्तक मधुशाला के रचयिता है कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धा पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह निदेशक तत्वों से संबंधित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण का आवर्त फलन है? तो उसके किस गुण का आवर्त फलन है? तो ये परमाणु भार के आवर्त फलन है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले के नियम के बाद यह नियम जो है विफल हो गया, यानी मोसले के नियम के बाद मेंडली का जो आवर्त नियम था वह विफल हो गया, क्योंकि मोसले के अनुसार तत्वों का संपूर्ण गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? किस में करता है? तो सरीसृपों में यह चीज होती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम होमोजैंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? तो दिए गए विकल्पों में सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्कैप्टोन्यूरिया। ये एसआई कम एमबीबीएस करवा देते तो सबसे बेहतर होता। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो इनके बीच कब्जा संधि होती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह जो योजना है हर घर दुर्गा अभियान जो है यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत सभी सरकारी औद्योगिक संस्थान में छात्रों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किनको सम्मानित किया गया है? तो रिगोबर्टा मेंचुटुम को सम्मानित किया गया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो अरुंधति राय जी को वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है। अरुंधति राय को वर्ष 2024 के लिए पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है। वहीं पे विनोद गनात्रा जी को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किए जाने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रिगोबर्टा जी को जुलाई 2024 में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोंगला बंदरगाह किस देश में है? मोंगला बंदरगाह इनमें से कोई नहीं। मोंगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना
सन 1948 में की गई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पायुटू के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में अवस्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ है? खड़कवासला में। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में स्थित है और नेवल अकेडमी कोची में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में शिवन पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी जी को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें मधुबनी पेंटिंग में योगदान के लिए दिया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो राजगीर अर्थात राजगृह में हुई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कि गौतम बुद्ध या जो महात्मा बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में इनका महापरिनिर्वाण हुआ है। और 483 बीसी में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगति में आनंद ने सूत पिटक की रचना की और सूत पिटक जो है, सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। और इसी प्रथम बौद्ध संगति में ही उपाली ने विनय पिटक की रचना की और विनय पिटक में संघ के आचरण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो विकल्प डी विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश कौन है? तो वह चीन है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ होता है? तो कर्नाटक में उत्पादन होता है। और इसके अलावा देखिएगा तो भारत में मलबरी, ईरी, तसर एवं मूंगा सभी चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाए। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे ऐसे सजाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि तो सीतामढ़ी है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, फिर पटना है, पटना के बाद जहानाबाद और जहानाबाद के बाद पड़ता है गया। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो यह आंदोलन जो है पंजाब राज्य में हुआ था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह चलाया कब गया था? तो यह 1970 में यह ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो यह जो है AGE के द्वारा उत्पन्न होती है। AGE के सक्रियता से उत्पन्न होती है। AGE का मतलब क्या है? यहाँ पर इसको इम्यूग्लोबिन पढ़ा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ई कहा जाता है। तो इम्यूनोग्लोबिन ई की वजह से सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी की अति सक्रियता उत्पन्न होती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो होती है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों में समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? तो बायो फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बायो फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा है? तो पहला अधिनियम यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन 106वें संविधान संशोधन अधिनियम सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम है। और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इस नए अधिनियम में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो यह हीरा जो है सबसे बड़ा हीरा है और यह बोत्सवाना में खोजा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 तक रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? तो वो अभी भी भारत ही है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 तक रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? भारत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया? द हिंदू स्वदेश मित्रण यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो सुब्रमण्यम अय्यर जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलान करना है महाजनपद और उनकी राजधानियां कहाँ थीं? तो अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी चंपा थी।
तो ए का हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 2। और बात काशी की राजधानी कहाँ थी, तो काशी की वाराणसी हो जाएगी। कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इस प्रकार से देखेंगे तो 89 का विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके अलावा देखिएगा तो मुख्य रूप से या संपूर्ण तरीके से जो कर्क रेखा है वह भारत में मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं इसे पश्चिम से पूरब के फॉर्म में आप देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से सुन लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल 37 के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। वहीं पे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख है। और उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को मार्च 2024 में लागू कर दिया और ऐसा करने वाला स्वतंत्र भारत का यह पहला राज्य बन गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद जी, उसके बाद कौन बने थे, तो राष्ट्रपति कौन बने थे, ज्ञानी जैल सिंह बने थे। उनके बाद आर वेंकट रमण जी बने थे। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति बने थे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न है, तो चलिए हम इनकी आंसर आपको बताते चलते हैं। 93 का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या में 37.5 पूरा 1/2% की कमी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यह संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। अगला प्रश्न 95 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 96 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का। और 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 98 में प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। डायरेक्ट फॉर्म बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। द सेक्रेटरी से टू ऑडियंस आई एम गोइंग टू हेल्प यू। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक हिंदी का प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में काले या लाल रंग के लिए एक शब्द का ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, उस साधु का कोई शत्रु नहीं, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। तो कोई शत्रु नहीं के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसे क्या कहते हैं, उसे अजात शत्रु कहते हैं। विकल्प जो डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो जिसका कोई शत्रु नहीं उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो सबका प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं, सर्वप्रिय कहते हैं। और जो सबका मित्र हो उसे सर्वमित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कोई शत्रु नहीं उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो इस प्रकार से यह 18वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।